हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी घर में बेहतर होंगे। माता पिता परिवार सभी आपके घर में अच्छे से और बेहतर होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह साइंस के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पे है और बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से आज हम जितने भी यहाँ पास क्वेश्चन हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज इसको कवर करेंगे। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स मुझे इस कमेंट बॉक्स में बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन को लेकर के। यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला से क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पास कि भाई पीयूष ग्रंथि ये कहाँ पास होता है। ठीक, पीयूष ग्रंथि कहाँ पास होता है। इस ऑप्शन से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पास आप सभी को क्लियर करते चलूँ। पीयूष ग्रंथि जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पास ये बनेगा कि भाई इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किसको, पीयूष ग्रंथि को। पहला क्वेश्चन हमारा ये बन गया। ठीक, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पीयूष ग्रंथि ये कहाँ पास पाया जाता है, ये फिर कहाँ पर स्थित होता है। तो यहाँ पास ये जो पाया जाता है क्या, पीयूष ग्रंथि भाई ये पाया जाता है किसमें, मस्तिष्क में। ठीक, अब ये सवाल पहला और सवाल यहाँ से बनेगा कि भाई पाया जाता है मस्तिष्क में, लेकिन मस्तिष्क के कौन से पार्ट में पाया जाता है। जैसे कि मस्तिष्क भी 3 पार्ट्स में होते हैं, है ना। मस्तिष्क भी क्या होते हैं, अपने एक 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें हमारा अग्र आता है, फिर मध्य आता है, फिर आता है हमारा पश्च आता है। इन तीनों में से किस भाग में यह पाया जाता है। ठीक है, अग्र, मध्य या फिर पश्च में। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके कि इन तीनों में से मस्तिष्क जो है, सॉरी पीयूष ग्रंथि जो है किस में पाया जाता है, अग्र में कि मध्य में कि पश्च में। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पास बता दिया आप सभी को कि पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पास, इनमें से स्त्रीलिंग हार्मोन्स हैं। यहाँ पास सॉरी 3 ही ऑप्शन यहाँ पास टाइप हो पाया है, चौथा यहाँ पास आप लोग डालेंगे। ठीक, चौथा में डालेंगे दोनों, मतलब पहला और दोनों। ठीक, पहला और दूसरा दोनों यहाँ पास कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पास बात क्या हो रही है कि इनमें से स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। तो स्त्रीलिंग जो हार्मोन्स होता है वह होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स और एंड्रोजन। ये दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं, फीमेल में आते हैं। किस में आते हैं, ये फीमेल में आते हैं दोनों हार्मोन्स, है ना, फीमेल में आते हैं। यदि मेल की बात पूछी जाए, किसकी, मेल की, तो मेल में होता है कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है मेल में। ठीक है ना, ये हमको यहाँ पास बताना है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलिए यहाँ पास जान लेते हैं ये एस्ट्रोजन क्या होता है। देखिए यहाँ पास एस्ट्रोजन तो होता है क्या, स्त्रीलिंग हार्मोन, लेकिन कौन सा हार्मोन, तो ये होता है एक सेक्स हार्मोन होता है। ठीक, एंड्रोजन क्या होता है, तो ये जो होता है एक फीमेल में ही, ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स के तौर पर ये काम करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स के तौर पर ये काम करता है। ठीक, अच्छा भाई ये ऑक्सीटोसिन क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन आपने सुना होगा कि जब कभी जो है गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, इनमें जो है यदि दूध की कमी, मतलब इनकी स्तनों में यदि दूध का स्राव जो है ठीक से नहीं हो पाता है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीटोसिन एक इनके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, सीरीज के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरा यहाँ पास, निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है, आपसे यहाँ पास ये पूछा गया है। ठीक, का भाग नहीं है। तो यहाँ पास पहला ऑप्शन देख लें, फैलोपियन ट्यूब, तो ये भी जो है महिला जनन का भाग है। मूत्र मार्ग, हाँ ये बस नहीं है, तो यहाँ पास यही इसमें का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, योनि भी क्या होता है, महिला जनन का ही भाग ही होता है यहाँ पास। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, देखो यहाँ पास फैलोपियन ट्यूब ये जो होता है लगभग ये इसका आकृति ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पास क्या होता है, ओवरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशा बोलते हैं। ठीक, OVARY, और ये होता है यूट्रस, यूट्रेअस। ठीक, तो यही क्या होता है, अंडाशय को, मतलब अंडाशय से यहाँ तक की जो नली होती है जुड़ा होता है, यही क्या होता है, हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है। कहाँ से बताया मैं, ये अंडाशय ये वाला पार्ट ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक यूट्रस की जो नली होती है उसी क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और इसी को काट कर क्या किया जाता है, बंध्याकरण किया जाता है। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल इसी फैलोपियन ट्यूब से होता है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, फैलोपियन ट्यूब, और सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड से हो जाएगा। ने क्या पूछा इसमें, महिला जनन का भाग नहीं है, तो वही आएगा ना इसमें, सेकंड। अगला क्वेश्चन, ये मेंडल है ना, मेंडल का नियम किस पर आधारित है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या फिर दोनों। ठीक,
तो मेंडल ने सबसे पहले जो अपना नियम दिया था वो किसके बेस पे दिया था, तो आनुवंशिकी की बेस पे दिया था। किसके बेस पे? आनुवंशिकी के बेस पे। मेंडल ने सबसे पहले जो अपना आनुवंशिक नियम दिया था, तो उस टाइमिंग में इन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, मटर के पौधे पर। कई सारे बच्चे यहाँ पास पूछते हैं कि भाई उन्होंने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था। तो इसके दो रीज़न थे बच्चों। पहला रीज़न था यहाँ पास, देखिए यहाँ पास बता रहा हूँ, पहला रीज़न था जो मटर का पौधा है वो क्या था, उनमें जो है 7 पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पेयर? 7 पेयर, मतलब बहुत ही कम कहा जाए, है ना। जैसे हमें कितना पाया जाता है ह्यूमन्स बॉडी में, तो ह्यूमन्स में 23 पेयर्स पाया जाता है, ठीक। लेकिन मटर में 7 पेयर्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पास कंडीशन ये था मटर में कि वह जो है एक वर्षीय पौधा है। एक वर्षीय पौधे का मतलब ये है कि उसकी आयु जो है काफ़ी कम होती है ना। ये इसकी दूसरी कंडीशन थी। इन्हीं दोनों कारणों की वजह से मेंडल ने जो है मटर के पौधे का चुनाव किया था, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए क्या बोल रहे हैं ऑप्शन में, मेंडल का नियम किस पर आधारित है? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, या फिर दोनों। तो मेंडल का जो नियम था वो लैंगिक जनन के बेस पर आधारित था। किसके बेस पे? लैंगिक जनन के बेस पे आधारित था मेंडल का नियम, ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें जो होता है मेल एंड फीमेल दोनों के युग्म से एक नए संतति की उत्पत्ति होती है। किसके थ्रू? लैंगिक जनन के थ्रू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, रेशम का उत्पादन होता है, ठीक। यहाँ पास रेशम का उत्पादन कहलाता है, आप डालेंगे, ठीक। रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है, यहाँ पास ये पूछा गया है ना, क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो रेशम का उत्पादन होता है वो देखो यहाँ पास, एक सेकंड, रेशम का उत्पादन, हाँ क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है यहाँ पास, क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है यहाँ पास, ठीक पूछा गया इसमें, है ना। टाइपिंग में कोई मिस नहीं हुआ है। तो रेशम का उत्पादन किससे होता है? ठीक, कीट से, रेशम कीट के अंडे से, प्यूपा से, या फिर लार्वा से। तो रेशम जो कीट का उत्पादन होता है वो लार्वा से ही होता है। किससे होता है? लार्वा से। और इसी से एक क्वेश्चन और बनेगा कि भाई रेशम का जो खेती होती है, ठीक, वो क्या कहलाता है? तो रेशम का जो खेती होता है वो कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक। इस प्रकार से इन दोनों को आपको याद में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। उसके बाद यहाँ पास एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहते हैं? देखिए भाई, एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहा जाता है? तो एंजाइम के जो प्रोटीन युक्त भाग होता है वो कहलाता है हमारा एपो एंजाइम। एपो एंजाइम्स क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उनमें से एक पार्ट ऐसा होता है जो कि प्रोटीन युक्त होता है, ठीक। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट क्या होता है? प्रोटीन युक्त होता है, और लेकिन दूसरा पार्ट क्या होता है? इसमें प्रोटीन नहीं होता, ठीक। इसमें प्रोटीन नहीं, इसमें प्रोटीन होता है और इसमें प्रोटीन नहीं होता। तो जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है वही क्या कहलाता है? एपो एंजाइम्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एपो एंजाइम्स। इसको ध्यान में आपको रखना है ना, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पास ये, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पास, हैजा रोगाड़ू की खोज किसने किया था या फिर किसने की थी? तो हैजा रोगाड़ू की खोज का श्रेय किसको जाता है? जाता है रॉबर्ट कोच को, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले जो है हैजा रोगाड़ू की खोज की थी, ठीक। कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विषाणु जनित रोग किससे होता है या फिर जीवाणु जनित रोग, आपको नाम दिया जाएगा, उसको बताना पड़ेगा आपको कि ये किसके थ्रू होता है, ये किसके अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है। इन सबसे बेहतरीन रिलेटेड क्वेश्चन है, उस सभी को आपको ध्यान में यहाँ पास रखना है, ठीक है। अच्छा, ये हैजा रोग के जीवाणु का क्या नाम होता है? तो इसका नाम है विब्रियो क्लोरी, ठीक। इसको भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन है। और विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें भी बनते हैं भाई, है ना। यहाँ पास पूछा क्या है? रक्त स्कंदन, मतलब यहाँ पास ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है यहाँ पास, ठीक। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन के। फिलहाल यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन जाएगा किस में चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में, विटामिन के, ठीक। अच्छा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले ऑप्शन को लेकर। यहाँ पास पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो होता है रेटिनॉल। और यह इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से रतौंधी, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, ये रोग होता है। विटामिन बी, तो इसका नाम क्या होता है? जल्दी बताइए। राइबोफ्लेविन ना, ठीक है। इसी कमी से क्या क्या होता है? तो होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन सी, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसी कमी से क्या होता है? तो इसी कमी से होता है स्कर्वी। अच्छा भाई, ये स्कर्वी ये किस बीमारी से संबंधित है? ये आप जरा बताएंगे इसमें। तो स्कर्वी जो होता है ये बीमारी जो है मसूड़ों से संबंधित है ना। मसूड़ों में क्या होता है? ब्लड उसमें रिसाव होने लगता है, ठीक है, दर्द होता है उसमें, ठीक। तो ये जो स्कर्वी मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, मुंह से, दांत से संबंधित बीमारी है, ठीक है। तो यहाँ पास जो इसको राइट ऑप्शन होगा वो किसमें चला जाएगा? ऑप्शन नंबर के में, ऑप्शन नंबर 4 में विटामिन के में चला जाएगा, ठीक।
ये जो है ब्लड स्कंदन से संबंधित है, मतलब रक्त के थक्का जमने से ना, स्कंदन मतलब होता है थक्का जमना। क्वेश्चन नंबर अगला, दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है। ठीक, दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है। अच्छा बताइए फिर दही किससे बनता है? तो दही जो बनता है वो मिल्क से बनेगा। किससे बनेगा? मिल्क में। और इसी से क्वेश्चन और बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा कि भाई मिल्क में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मीठा होता है? तो उसमें जो है लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? लैक्टोज पाया जाता है इसमें। ठीक, लैक्टोज पाया जाता है जिसकी वजह से दूध क्या होता है? मीठा होता है। अब इसी लैक्टोज को जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो क्या करता है? उसको लैक्टो एसिड में बदल देता है। किस में बदलेगा? लैक्टो एसिड में। ये उसको बदलेगा लैक्टो एसिड में। ठीक है, और एसिड का मतलब क्या होता है? तो अम्ल, अम्ल होता है, मतलब बन गया ये दही। पहले क्या था? मिल्क। ठीक है, तो अब बताइए अब यहाँ पास इसका राइट ऑप्शन किस में चला जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ में, लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से पाचन एंजाइम नहीं है। ठीक, पाचन एंजाइम मतलब ऐसा एंजाइम इसमें कौन सा है हमसे पूछा गया है कि ऐसा एंजाइम बताइए भाई जो पाचन से यहाँ पर संबंधित नहीं है। ठीक, कहने का मतलब ये है यहाँ पास पेप्सिन, रेलिन और इंसुलिन या फिर अम्लोप्सी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे अम्लोप्सी, अम्लोप्सिन। ठीक है ना, अम्लोप्सिन ये यहाँ पास पूछा गया है। देखिए यहाँ पास पेप्सिन, रेनिन ये सभी क्या है? एंजाइम की श्रेणी में आते हैं, है ना। पेप्सिन भी क्या है? एंजाइम तो है ये। रेनिन क्या है? ये भी एंजाइम है। लेकिन देखते हैं भाई इंसुलिन ये एंजाइम नहीं है, बल्कि क्या है? ये हार्मोन्स है ये। ठीक है, ये हार्मोन्स हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि इंसुलिन इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज, जिसको मधुमेह बोलते हैं, इसी कमी से होता है। ठीक है ना। अच्छा ये एक क्वेश्चन और बनेगा, एक क्वेश्चन और बताओ यहाँ से भाई कि इंसुलिन इसका जो स्राव कहाँ से होता है? तो इसका जो स्राव होता है कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथ से। ठीक, अग्नाशय जिसको हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियास बोलते हैं, वहीं से इसका जो है स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, पांच जगत वर्गीकरण प्रतिपादन किसने किया था? ठीक, ये पूछा यहाँ पास। ऑप्शन देखते हैं क्या किसमें दिया है। आर एच विटकर हो गया, कार्ल लिनियस, हैकल्स या फिर कॉपलैंड। ठीक, चलो पहला यहाँ पास, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सभी ऑप्शन यहाँ पास हमने देख लिए हैं। हमको ये बताना है कि पांच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया? ये भी किसने जो है जीवों को जो है पांच जगत वर्गीकरण में डिवाइड किया था। ठीक, तो यहाँ पास देखते हैं इस क्वेश्चन जो राइट आंसर किसमें चला जाएगा? वो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, आर एच विटकर। आर एच विटकर ने सबसे पहले जो है पांच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया था। तो ये जो है बाद में अस्तित्व में आया था। किसने आया? कौन सा आया था? आर जो विक्टर है ये जो है सबसे पहले नहीं आया था। ये सबसे पहले आया था हमारा कौन सा? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया था ना, ध्यान में आपको ये रखना है यहाँ पास। ठीक है, खैर इसमें बात पांच जगत की हो रही है तो हमने यहाँ पास बता दिया कि इसमें आर्च विटकर जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछा गया है, मतलब ये पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए कि सबसे पहले जो है जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? हमको बताना है यहाँ पास कार्ल लिनियस ने। ठीक, तो इसने उस टाइमिंग पे दो भाग में इसको डिवाइड किया था। किसने? कार्ल लिनियस ने। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता था किसका? हैकल। इन्होंने जो है इसको जंतुओं के वर्गीकरण को तीन भागों में डिवाइड किया था। उसके बाद जो कोपलैंड है उन्होंने जो इसको जो है चार भागों में डिवाइड किया। लेकिन इन सभी के बाद जो है सबसे सबसे कहा जाए ना, सबसे सक्सेसफुल जो वर्गीकरण किया था वो किया था किसने? तो आर एच विक्टर ने। पांच जगत वर्गीकरण के प्रतिपादन का श्रेय इन्हीं को मिला है, आर एच विक्टर को। अच्छी बताइए पांच जगत वर्गीकरण कौन कौन से हैं? चलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पास। पहला पहला होता है मोनेरा। ठीक है, पहला क्या हो गया? मोनेरा। दूसरा होता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक है, तीसरा होता है फंजाई। तीसरा हो गया फंजाई। उसके बाद चौथा है यहाँ पास प्लांटी। ये हो गया प्लांटी। अब पांचवें नंबर पे आता है एनिमिलिया। एनिमिलिया का मतलब क्या होता है? तो एनिमिलिया का मतलब होता है एनिमल से, मतलब जंतु से कह सकते हैं। ठीक है ना। ये सभी वर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है। मैं सबको यहाँ पास बेसिक तरह से बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो है जियो का वर्गीकरण कार्ल लिनियस ने किया था, उसके बाद हेकल ने, उसके बाद कॉपलैंड ने। ठीक है, यदि ये पूछा जाए कि कार्ल लिनियस ने जियो को कितने भाग में डिवाइड किया तो हमको बताना है यहाँ पास दो, हैकल तीन, कॉपलैंड चार, और जो सबसे यहाँ पास नवीनतम वर्गीकरण किया था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है वह है आर एच विटकर का पांच जगत वर्गीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला,
गाजर के रंग का कारण क्या है? अब देखिए, रंग से कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी रंग की बात की जाए तो उसका सबसे बड़ा बेसिक कारण होता है क्या? पिगमेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्णक बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये पूछा जाए कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो आपको आप मुझे कई बार बता भी चुके हैं, अब मैं भी आपको बताया हूँ कि उसका जो रंग का कारण होता है क्या होता है? लाइकोपिन पिगमेंट्स के कारण। ठीक है, पत्तियों के हरी रंग की बात की जाए तो हमको बताते हैं उसमें क्या कि क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? हरे रंग का होता है। लेकिन इसने पूछा क्या है? गाजर के रंग का कारण क्या है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा कैरोटीन। ठीक, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का रंग कैसा दिखाई देता है यहाँ पास? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में चेंबर की संख्या कितनी होती है? चेंबर मतलब कक्षों की संख्या कितनी होती है? ठीक, हमारा हार्ट जो है इस शेप में ऐसा होता है ना, ऐसा मान के चलिए। तो ये कितने भाग में डिवाइड होता है? ये 4 भाग में डिवाइड होता है। ठीक, ये आर्टिकल और ये वेंट्रिकल, ये 4 शेप में ये डिवाइड होता है। तो जो 4 शेप होता है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी में। ठीक, ये मानव हृदय में चेंबर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, 2 किस में होता है? तो ये फिश में होता है, मतलब मछली में होता है ये। ठीक, 3 किस में होता है? 2 जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फियस मतलब उभयचर, एम्फीबियंस है ना, इनमें क्या होता है? इनकी जो हृदय कक्षों की संख्या होती है वो कितना होता है? 3 होता है। ठीक, उभयचर वाले जो प्राणी होते हैं, मेढक हो गया जो कि जल और थल दोनों में रह सकते हैं ना, उनमें जो है इनके हार्ट की जो संख्या होती है, चेंबर की संख्या, वो कितनी होती है? 3 होती है। ठीक, हार्ट की संख्या नहीं, चेंबर की संख्या। ओके, चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब अगला, तनों की वृद्धि मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक, तनों की वृद्धि मापने मतलब तनों की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसको मापने में किसका यूज किया जाता है? पहले ऑप्शन को लेकर चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पास? हाइड्रोमीटर। भाई हाइड्रोमीटर से तनों की वृद्धि तो मापा नहीं जा सकता, तो ये बताइए कि यहाँ पास हाइड्रोमीटर काम क्या करता है? तो हाइड्रोमीटर काम करता है आर्द्रता मापने में। ठीक है ना, वाटर की आर्द्रता, मतलब कह सकते हैं डेंसिटी। ठीक है, पोटोमीटर क्या करता है? तो पोटोमीटर ये जो काम करता है, अच्छा ये बताइए, यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा। मैं एक बार एक क्वेश्चन को और एक बार रिपीट किया था, तो कई सारे बच्चे इसने बताए थे कि भाई तने की वृद्धि मापने में किसका यूज़ किया जाता है, तो बताए थे बच्चे लोग यहाँ पास पोटोमीटर करके, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई तने की वृद्धि मापने में पोटोमीटर क्यों यूज़ करेंगे? पोटोमीटर का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है किसके लिए? वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए, है ना कि तने की वृद्धि मापने के लिए। वो गलत है यहाँ पास। ठीक, चलिए यहाँ पर जो फिलहाल राइट ऑप्शन चला जाएगा वो चला जाएगा यहाँ पास किसमें? ये हो जाएगा ऑक्सीमीटर में। ठीक, ऑक्सीमीटर, इसकी सहायता से तने की वृद्धि मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीमीटर का। सिस्मोमीटर क्या करता है? तो सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला यहाँ पास ये बेहतरीन सबसे क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं किसके बने होते हैं? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पास ये, कि भाई गुणसूत्र बने किसके होते हैं, मतलब क्रोमोसोम। मैं ये बता चुका हूँ कि जो हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो कितने पेयर से पूछा जाए, कितना होता है ह्यूमन बॉडी में? 23 होते हैं ना, और टोटल तो बताएंगे यहाँ पर 46। अब ये पूछा गया है यहाँ पास कि भाई ये जो गुणसूत्र होते हैं ये बने किसके होते हैं? तो ये जो बना होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, है ना, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं क्या? क्रोमोसोम, गुणसूत्र जो है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको बिल्कुल रखना है यहाँ पास। अगला है रक्त परिसंचरण की खोज। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पास, रक्त परिसंचरण की खोज। कई बार ये रिपीट भी हो चुका है, कई बार इसको रिपीट भी कराए हैं बेहतरीन तरीके से। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पास विलियम हार्मे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो है रक्त परिसंचरण की खोज किया था। एंटोनी ल्यूक ने किसी खोज की थी? तो एंटोनी ल्यूक की इसका जो खोज की श्रेय का जाता है जीवाणु। ठीक है, मेंडल, मैंने आपको बताया था आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? मेंडल ने सबसे पहले मटर प्रयोग किया था, और क्यों किया था ये भी बता चुका हूँ मैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला, विषाणु जनित रोग है वायरस। अच्छा ये बताइए कि विषाणु इसकी जो खोज करता कौन था? इवानोवस्की। अच्छा बताइए वो विषाणु होता क्या है ये? तो विषाणु जो होता है अकोशिकी परसूक्ष्मदर्शी प्रोटीन की आवरण में घिरी एक ऐसी संरचना है कि जो कि केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर जनन कर सकती है, ऐसा हमको बताना डेफिनेशन में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पास विषाणु जनित रोग से हमें पूछा गया है, तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर किसमें? फर्स्ट में, क्योंकि जो कोलेरिया होता है ये भी क्या होता है? ये बैक्टीरिया जनित रोग है। ये सिफिलिस क्या होता है? ये भी बैक्टीरिया जनित रोग है। प्लेग क्या है? ये भी बैक्टीरिया जनित रोग है। तो बचा क्या इसमें? ये तो बचा है ना हमारा गलसुआ जो है, गलसुआ जो है क्या है? ये एक विषाणु जनित रोग है ये। ठीक है ना, ये जो है एक विषाणु जनित रोग है गलसुआ। ऐसा इसी को क्या बोलते हैं? मम्स भी इसी को कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मम्स बोलते हैं इसी को। क्वेश्चन नंबर अगला,
पावर हाउस क्या है? ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ये भी रिपीट हो चुका है। मतलब कोशिका का पावर हाउस यहाँ पर बात पूछी गई ना, हमारी हाउस की बात नहीं पूछी गई इसमें। किसकी पावर हाउस? कोशिका का पावर हाउस। सेल्स की पावर हाउस किसको बोलते हैं, हमसे ये पूछा गया इसमें। ठीक है, तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये हमको किस फॉर्म में मिलता है? तो ये मिलता है एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पास ऑप्शन में क्या क्या दिया है? केंद्रक हो गया, क्रोमोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। पहला ऑप्शन है, देखिए अच्छा इस ऑप्शन से मुझे थोड़ा सा याद आया कि जो केंद्रक होता है इसी को जो है सेल्स का, इसी को सेल्स का क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है ब्रेन कहते हैं। ठीक, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आपको बताना है कि कोशिका का ब्रेन क्या कहलाता है या किसको कहते हैं। तो बताएंगे यहाँ पास जो कोशिका का ब्रेन होता है वही हमारा केंद्रक मतलब न्यूक्लियस होता है, या इसी को कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम ये क्या होता है? तो ये जो है ये भी कोशिका का एक पार्ट्स होता है। ठीक है, और कई सारे के क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर में आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? बॉडीज में, सेल्स में ना। तो हमको बताना है यहाँ पास लाइसोसोम, क्योंकि यह जो है अपने कोशिका के कोशिकांगों का भक्षण करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से कौन सा विटामिन सबसे तेज बनता है? विटामिन। ठीक, विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, चलिए यदि हम विटामिन ए को लेकर चलें, ये विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया और ये विटामिन सी हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा विटामिन है जिनका हमारे शरीर में प्रोड्यूस नहीं हो पाता। ठीक है, ये हमारे शरीर में बनते नहीं। ठीक, तो ये हमारे शरीर में आते कहाँ से है? तो इनके लिए हमारे शरीर में आने की एक बेस होता है। क्या बेस होता है बता रहा हूँ आपको, वह होता है डाइट। ठीक, मतलब जो भी हम खाते पीते हैं ना, तो खाने पीने के दौरान ये हमारे शरीर में क्या होता है? ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ए बी और सी जो है। ठीक, तो इसमें फिलहाल पूछा क्या है, इनमें से कौन सा विटामिन सबसे तेज होता है करके। देखो यहाँ पास सब चीज़ बिल्कुल बारीकी से क्लियर कर दूँ। मैंने आपको क्या बताया है कि ए बी सी ये हमारे शरीर में मतलब भोजन के माध्यम से हमको मिलता है ना, हमारे शरीर में बनता नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ये जो है हमारे शरीर में भाई बनता तो नहीं है, तो बचा क्या इसमें? विटामिन डी बच गया। मतलब ये हमारे शरीर में बनता ही है। ठीक, ये हमारे शरीर में क्या होता है? बनता है। और कौन कौन सा बनता है? देखिए यहाँ पास विटामिन डी ये हमारे शरीर में बनता है, विटामिन के ये हमारे शरीर में बनता है, और विटामिन बी 12। ये तीन ऐसे विटामिन हैं जो कि हमारे शरीर में ये बनता है, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी 12। ठीक है, अब यहाँ पास जो विटामिन डी होता है ये बनता कहाँ है हमारे? तो हमारे स्किन में बनता है। ये कहाँ बनता है? हमारे स्किन में। और बचा ये जो दो बचा हुआ है कौन सा? विटामिन के, विटामिन बी 12 ये बनता है किसमें? बड़ी आंत में, जिसको हम लार्ज इंटेस्टिन बोलते हैं। ठीक, बड़ी आंत में ये बनता है। किसमें बनेगा? ये बड़ी आंत में। ठीक है ना, अब यहाँ बस पूछा क्या है फिर? सबसे तेज बनता है, तो सबसे तेज हमारा स्किन है ना, सबसे ज़्यादा तो स्किन है, स्किन की मात्रा हमारे शरीर में है। तो क्या बनेगा? राइट ऑप्शन यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है बिल्कुल यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला आपसे ये पूछा जाए कि भाई हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, तो आपको बताना है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी 12। अच्छा, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोमाल एमीन। विटामिन के, विटामिन डी इनका भी आप सभी को रासायनिक नाम याद में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पास इस क्वेश्चन राइट आंसर चला जाएगा विटामिन डी की ओर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पास इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि निकिल धातु से रोग होता है ना, निकिल धातु से रोग होता है। धातु मतलब एलिमेंट से संबंधित मतलब जो रोग होता है, डिसीज होता है, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पास तो बात निकिल की हो रही है कि निकिल धातु से कौन सा रोग होता है। तो निकिल धातु से जो रोग होता है वो होता है डर्मेटाइटिस। अच्छा बताइए भाई ये डर्मेटाइटिस क्या होता है? तो डर्मेटाइटिस एक डिसीज होता है, रोग होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, जो स्किन होती है, त्वचा जो होती है वो क्या होती है? पपड़ी नुमा निकलती जाती है। क्या होती है? पपड़ी नुमा निकलती जाती है ना। जो लेयर होती है क्या होता है? वह छिल छिल कर क्या होता है? बाहर निकलने जाता है, फट जाता है वहां से। ये मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से ये सूखा रोग होता है हमारे स्किन के लिए। ठीक है, तो ये जो होता है किसकी वजह से होता है? निकिल की वजह से होता है। ठीक, अच्छा भाई ये इटाई क्या है यहाँ पास? तो इटाई ये जो ये भी एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? ये तो ये जो होता है कैडमियम, सीडी का मतलब क्या होता है? कैडमियम होता है, ये इसी की वजह से होता है ये। ठीक, कैडमियम से। ओके ना,
और जितने भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और आपके जितने भी प्यार भरे कमेंट्स हैं मुझे ज़रूर बिल्कुल से अधिक बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ऐसा मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ। ओके देन टिल थैंक्स।